लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम 10 बुक्स को डिस्कस करेंगे और उनकी शॉर्ट समरी देखेंगे। मैं कंप्लीट समरी तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो 10 बुक्स से मैंने सीखे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं उनका, जैसे आप उनका जिस्ट कह लें या उसका जो कंसाइज वे में, पिथी वे में अगर हम उसे डिस्क्राइब करना चाहें तो वो बुक हमें बताती है, सारी बुक्स हमें ये बताती हैं कि दुनिया में एक ही चीज़ है, एक ही इंसान है जो आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं। मतलब जितनी भी बुक्स हम पढ़ते हैं उनका जो एसेंस है वो ये है कि दुनिया में एक ही शख्स हमारी हालत बदल सकता है, वो हम खुद हैं। अगर हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग है और बिलीफ के साथ हम अपने गोल सेट करते हैं और उसके बाद उसके लिए एक्शन प्लान बनाते हैं तो हम उसको अचीव कर लेते हैं। जैसे नेपोलियन हिल की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, तो वो कहता है वट एवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो माइंड कंसीव कर सकता है और उस पर बिलीव कर लेता है उसको अचीव कर लेता है। दुनिया में कामयाबी सिर्फ एक ही चीज़ में है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो आप कर रहे हैं बिलीव और कंसिस्टेंट वे से करते रहते हैं और अल्टीमेटली वो एक एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। आप उससे ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हो, एक नई पर्सनैलिटी बन जाते हो। तो वे सबसे पहली बुक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बुक है माइंड सेट बाय कैरल ड्वेक। इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इमोशन और थॉट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि थॉट और जो इमोशन है वो इमोशन ही हमें ड्राइव करती है। जब इमोशन हमें ड्राइव कर रही है तो हम इमोशन के ज़रिए जो हम सोच रहे हैं, वो जो हम चाह रहे हैं हासिल करना, वो हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इमोशन मेरे पॉजिटिव तो होती नहीं है कि हम उसके ज़रिए वो चीज़ हासिल कर लें जो हम चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में एक थॉट आती है और थॉट के साथ जब फीलिंग मिल जाती है तो वो एक स्टेट, हमारी इमोशनल स्टेट क्रिएट करती है। सो थॉट, व्हाट वी आर थिंकिंग एंड व्हाट वी आर फीलिंग, what we are thinking and how we are feeling, it creates our emotional state। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये स्टक भी हो सकती है, ये ग्रोथ की तरफ भी लेके जा सकती है और हमें स्टक स्टेट की तरफ भी लेके जा सकती है, फिक्स स्टेट की तरफ भी लेके जा सकती है और ग्रोथ स्टेट की तरफ भी लेके जा सकती है। तो जैसे कि अभी हम माइंड सेट बाय कैरल ड्वेक की एक बुक है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है। तो वो कहती हैं कि इंसान का ग्रोथ माइंड सेट होता है और फिक्स्ड माइंड सेट होता है। माइंड सेट जो है वो मतलब सेट ऑफ थॉट्स, बिलीव और हमारे आइडियाज़, इमेजिनेशन जो भी है वो हमारा एक माइंड सेट है। अगर वो पॉजिटिव माइंड सेट है, ग्रोथ माइंड सेट है, तो हम फ्लेक्सिबल वे से जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। अगर फिक्स्ड माइंडसेट है, फिक्स्ड माइंडसेट फॉर्म कैसे होता है? जैसे कि 0 to 7 एक हिप्नोटिक स्टेट है और इस हिप्नोटिक स्टेट में हम बहुत सारी चीज़ें स्टफ़ करते रहते हैं बच्चे के माइंड में। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये करो, वो करो। जब हम कंटिन्यूसली उसके माइंड को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं तो सम टाइम वो फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। तुम ये कर नहीं सकते, तुम ऐसा कर नहीं सकते, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हम उसके माइंड में स्टफ़ कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। तो वो फिक्स्ड स्टेट में चला जाता है या फिक्स्ड माइंड सेट में चला जाता है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को फिर वो ट्राई नहीं करता। लेकिन ग्रोथ माइंड सेट, हम जो भी चीज़ें मतलब करना चाहते हैं वो हम फ्लेक्सिबल वे से उनको कर लेते हैं। जैसे कि एनएलपी का एक पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी। तो चीज़ों को हम फ्लेक्सिबल वे से फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में ला सकते हैं और अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं और जो हम चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो राइटर अपनी अपनी मिसालें भी देती है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी वो मैंने अपने फ्लेक्सिबल माइंड सेट में, ग्रोथ माइंड सेट से वो मैंने उनको हासिल कर लिया। बड़ी अच्छी बुक है, अगर आप इसको स्टडी करें तो आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिल सकता है। दूसरी बुक
जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। बड़ी अच्छी बुक है। इसमें वो कहता है कि इंसान का बिलीफ सिस्टम ही उसे बीमार करता है, बिलीफ सिस्टम उसको हील करता है। मैं प्लेसिबो को इस तरह डिस्कस करूँगा जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंसा डिस्कस करते हैं कि इंसान का जो बिलीव है, आप बीमार हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बहुत सारी टैबलेट्स लिख देता है, तो आपको उस टैबलेट से आप बिल्कुल रिकवर नहीं करते। लेकिन आपने किसी से सुना कि फ़लाँ डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा है, अगर आप उससे मेडिसिन लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट के इन्फ्लुएंस में होते हैं, आप वो मेडिसिन लेते हैं तो आप उस प्लेसिबो से ही आपको आराम आ जाता है। मतलब आपका बिलीव कि वो डॉक्टर ठीक कर देगा, तो आप मेडिसिन बहुत कम मेडिसिन लेते हो, आपको आराम आ जाता है। इट इज़ ऑल प्लेसिबो। हम प्लेसिबो हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम के साथ रह रहे हैं। तो एक है प्लेसिबो इफेक्ट, पॉजिटिव बिलीफ। एक है नोसिबो इफेक्ट जो हमारी हेल्थ के ऊपर होता है, हमारे ऊपर होता है, वो है हमारे नेगेटिव बिलीफ। सो वी आर द प्लेसिबो, हो वी आर द प्लेसिबो, वी लिव विद बिलीफ सिस्टम। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, हमें किसी चीज़ पे बिलीव है, हम किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं, हम अपने माइंड सेट में पॉजिटिविटी को लेके फिर रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट, बिकॉज we are living our belief, our psychology, our values, our thought, it impacts our physiology. साइकोलॉजी हमारी फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी, आप नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव फीलिंग और थॉट के साथ फिर रहे हैं, या आप, तो वो आपकी स्टेट जो है वो आपकी नेगेटिव स्टेट बना देगा। आप कभी भी नेगेटिव स्टेट में हेल्दी नहीं हो सकते। हमारी फिजियोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करती है, और हमारी जो साइकोलॉजी है वो हमारी फिजियोलॉजी पे, बोथ एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कहते हैं हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो साउंड बॉडी के अंदर साउंड माइंड होता है। अगर आपकी फिजियोलॉजी हेल्दी है तो आपकी मेंटालिटी, आपकी साइकोलॉजी भी हेल्दी होगी, आपका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। अगर आप मतलब नर्वस सिस्टम आपका वीक है तो वो आपके बॉडी को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो हमें इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। कॉर्टिसोल अगर मसलसल रिलीज होता रहे तो वो बॉडी को इम्पैक्ट करता है, और बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हमें लाहक हो सकती हैं। ये थी हमारी तीसरी बुक। तो उसके बाद एक और बुक है 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम बाय नथानियल ब्रांडेड। ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें वो बात करता है कि वो हमें पिलर्स बताता है किसके, सेल्फ एस्टीम के। जो पहला है, कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन कॉन्शियस लाइफ। आप अगर कॉन्शियस अपने आप के मतलब और अपने सराउंडिंग के मतलब अगर आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो stop you to think negative, because it gives you positivity, because you are conscious about yourself and you are conscious about surrounding. So this way you remove a lot of irrelevant thing, because you neither live in past nor in future, rather you live in present, because you have consciousness about yourself and consciousness about surrounding. And the second pillar of self esteem is that self acceptance is the second pillar. So how does it help you when you accept the way you are? You accept yourself, unconditionally. You don't condition yourself that this will make me happy, if this will happen I'll be happy. So if it happens I will be happy, if the way the thing will be going to my way then I will be happy. You remove all conditions, you accept the way life is appearing to you.
So you don't question, you don't condition yourself, you don't condition your life, rather you accept life is flowing in front of you. And the third pillar of self-esteem is self-responsibility. You take responsibility. Whatever happening, whatever coming to me, I am the player, and the bat is in my hand, and I am playing. So you are a master of your destiny. You have choices. No one else can make you happy or sad. You are yourself responsible for your happiness, for your goodness. So you depend on yourself, not somebody. So it gives you choices. And when you've got choices, it gives you freedom. It gives you freedom. And it's also presupposition of NLP. When you've got choices, you've got freedom. तो choices आपको freedom देती हैं. तो ये सेल्फ एस्टीम का थर्ड पिलर है. और फोर्थ पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम है हमारे पास, जो कि नथानियल ब्रैंडन ने डिस्कस किया. सेल्फ assertiveness is the fourth pillar. So let other people know about yourself. Let other people know about you in a healthy way. लोगों को अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें. तो ये है उसका फोर्थ पिलर सेल्फ एस्टीम का. और फिफ्थ है लिव पर्पसफुली. अगर आप पर्पसफुली रहते हैं, आपका कोई पर्पस है लाइफ का, तो आप अपने गोल सेट करते हैं, फिर एक्शन प्लान बनाते हैं, और फिर अपने आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि आप उनको अचीव करें, अपने टारगेट को. तो ये है बुक जो 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम. बड़ी अच्छी बुक है. अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे. इसके बाद हमारे पास फोर्थ बुक है हाउ नॉट टू डाई. बड़ी ज़बरदस्त बुक है बाय माइकल ग्रेगर. तो ही गिव्स अस बिलीव हाउ पीपल आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट in the form of doctor, in the form of social media advertisers. So what they do, they are just selling their products. एक डॉक्टर भी बेच रहा है, एक टीचर भी बेच रहा है, एक प्रोफेशनल भी बेच रहा है. आपके सामने डिफरेंट लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. यू हैव टू गेट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस हाउ टू स्पेंड लाइफ. whether you should be driven by the social media ads, and the people surrounding you, they are forcing you to live the life they want, or you want the way you want to spend your life. क्या अपनी लाइफ आप अपने तरीके से स्पेंड करना चाहते हो, या सराउंडिंग में जो आपके सामने एडवर्टाइजर्स और जो प्रोफेशनल लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप वो ख़रीदोगे, या जो आप लेना चाहते हो वो खुद लोगे. So how you are going to drive your life, whether it will be driven by other people or you will drive yourself. तो ये आपको बुक ये बताती है how not to die. इसके बाद हमारे पास और बुक है, 5वीं बुक है Awaken the Giant Within by Anthony Robbins. ये बड़ी ज़बरदस्त बुक है. इसमें वो बात करता है कि हमारा जो फोकस होता है, हम जो भी काम करते हैं, हमारा फोकस पेन और प्लेजर से रिलेटेड होता है. अगर किसी चीज़ में प्लेजर है तो हम उसको करते हैं, अगर पेन है तो हम उससे साइड पे होते हैं. यानी किसी भी काम को करने का जो प्राइम एजेंट होता है, या प्राइम जो मोटिवेटर होता है, स्टिमुलाई होता है, या आप कह लें इम्पटस होता है किसी भी काम को करने का, उसके पीछे पेन या प्लेजर्स दोनों चीज़ें होती हैं. हम पेन से बचना चाहते हैं और प्लेजर्स को हासिल करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं, PhD करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी डिग्रियां करना चाहते हैं, दिन रात जो पेन ले रहे हैं, फॉर व्हाट? टू हैव प्लेजर्स. तो बड़े बड़े काम, यानी ये एक प्राइम थिंग है किसी भी काम को करने के. उसका जो प्राइम मोटिवेटर है वो पेन और प्लेजर के पीछे खड़ी है. कोई भी दुनिया का जो टास्क है, जो भी कोई काम कर रहा है या पेन ले रहा है, इन फ्यूचर ही वांट्स टू एंजॉय लाइफ.
इन फ्यूचर ही वांट टू स्टे। अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है, बहुत बड़े महल बना रहा है, या बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, या बहुत ज़्यादा पेन ले रहा है, तो ही इज़ इंटरेस्टेड टू एंजॉय इन फ्यूचर, टू हैव प्लेजर इन फ्यूचर। तो पेन और प्लेजर्स जो हैं, इसके ऊपर हर हमारे टास्क का, हमारे काम का फोकस जो होता है इन दो चीज़ों के ऊपर होता है। तो आप जितना पेन ले रहे हो, तो आप उसके लिए सोच रहे हो कि इन फ्यूचर आई विल बी गेटिंग सेटिस्फाइड लाइफ, आई विल बी हैविंग गुड लाइफ। तो हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, उसके पीछे पेन प्लेजर्स का प्रिंसिपल काम करता है, और साथ उसके साथ हमारी आइडेंटिटीज़, हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को लिमिटेड कर सकते हैं, हम अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा बना सकते हैं। जितनी आइडेंटिटी अच्छी होगी, हम उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी सेट की है कि आई वांट टू बी अ टीचर, आई डोंट वांट टू स्टडी फर्दर, I don't want to study new books, I don't want to update my knowledge, my identity is just to go to class and teach and come back. I have limited myself. But when I expand my identity, that I will be a teacher, I'll be studying book, I will be having higher study, I will get higher study, I will go to abroad, I will teach other people, and I will share my knowledge all over the world. This is another identity. It can be international. I can identify myself to international people. I can identify myself to town, village, and school, college, or so it depends on me how I expand my identity. तो आइडेंटिटी, हम अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हैं, उस इमेज को अच्छा बना सकते हैं, और वैल्यूज़ हम सेट कर सकते हैं। हम जो भी कर रहे होते हैं उसको किसी वैल्यू से देख रहे होते हैं। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, या मेरी बातें, या इससे आप कुछ लर्न कर रहे हो, तो आप इस पर रुकोगे, आप इसको वैल्यू दोगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसे स्किप कर दोगे, मतलब आपने उसको वैल्यू नहीं दी। तो हम जो भी कर रहे होते हैं वो आइडेंटिटीज़, हमारी वैल्यूज़, और हम उसके लिए कुछ ना कुछ उसे वैल्यू दे रहे होते हैं या नहीं दे रहे होते, या उससे हम अवॉइड कर रहे होते हैं, या उसे हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। फिर वर्ड्स जो हैं वो हमारी वैल्यू भी सेट करते हैं, और वो हमारे माइंड के ऊपर भी बड़े इम्पैक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कि हम वर्ड्स और डिक्शन कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमें हमारी वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और बुक है अनलिमिटेड पावर बाय एंथनी रॉबिन। एंथनी रॉबिन कहते हैं कि फार्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी फार्म वट एवर आई एम प्रेजेंटिंग टू यू, इट इम्पैक्ट्स, इट हैज़ वैल्यू। तो अगर हमारी फार्म जो है वो अच्छी है, तो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल। आप अभी कैसे बैठे हैं ये बड़ा इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं सैड हूँ तो मैं अच्छे मेरे मुंह से वर्ड्स जो निकल रहे हैं वो खुशी के नहीं निकल रहे। जैसी मेरी फार्म होगी वैसे मेरी प्रेजेंटेशन होगी, तो इट इम्पैक्ट्स। सो हेयर यू विल लर्न अबाउट कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हाउ NLP impacts your life, how NLP can change your life, how NLP is a science of change, how NLP is a science of communication, how NLP is a form of presentation, how NLP reshape, remodel life। इसमें आप ये चीज़ें लर्न करेंगे। और उसके बाद एक और बुक है लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। अच्छी बुक है। वर्क मोर देन पेड फॉर, ये इसके अंदर बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि जितना आपको पैसा मिलता है किसी चीज़ का, जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो। जब आप बिल्कुल नज़दीक होते हैं अपनी मंजिल को हासिल करने के, अपनी डेस्टिनी को हासिल करने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे इंसान फेलियर हो जाता है। अगर थोड़ी सी एफर्ट और करता तो आगे जा सकता था। इफ़ आई कैन रन 2 miles, वाई आई एम रनिंग ओनली 1 mile? अगर मैं 2 मील दौड़ सकता हूँ तो मैं 1 मील के ऊपर इत्तेफाक क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरी कैपेसिटी 10 मील दौड़ने की है तो मैं 5 मील क्यों दौड़ रहा हूँ? मुझे 10 मील को कवर करना चाहिए। तो मास्टरमाइंड अफेक्ट
का भी इसमें लॉ ऑफ सक्सेस में डिस्कस किया गया है, जो नेपोलियन हिल बहुत अच्छे राइटर हैं जिनकी थिंक एंड ग्रो रिच बुक है। तो इसके अंदर ये भी डिस्कस किया गया है कि मास्टरमाइंड इफेक्ट कैसे काम करता है। 1+1 2 होते हैं यूजुअली, लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी एनर्जी मिल जाए, तो यानी एक और दूसरे की का माइंडसेट मिल जाए, उसका इंटेलेक्ट मिल जाए, तो ये 1+1 3 हो जाते हैं। ये हमें ये बताता है। एक्यूरेट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको बताएगा। डू व्हाट इज़ यूज़फुल फॉर यू, नॉट व्हाट इज़ यूज़फुल फॉर अदर। जो आप करना चाहते हैं वो करें, जो लोग आपसे करवाना चाह रहे हैं आप वो ना करें। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट दे कैन हेल्प यू टू ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। उसके बाद है बुक हमारे पास एक और, रिच डैड एंड पुअर डैड। बिलीव मी, जब मैंने रिच डैड और पुअर डैड को पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारी लाइफ जो है वो लाइबिलिटीज़ के ऊपर ही मैंने काम किया है। हमें रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये बताता है कि हमारे पास होती हैं लाइबिलिटीज़, हमारे पास होते हैं एसेट। एसेट खुद कमा के हमें, अगर आप एसेट पे काम करोगे तो एसेट आपके लिए पैसे लेकर आएंगे। लाइबिलिटीज़ के ऊपर काम करोगे, लाइबिलिटीज़ बनाओगे तो आपकी जेब से पैसा निकालेंगी। हर वो एक्टिविटी, हर वो जो प्रोडक्ट, हर वो चीज़ जो आप ख़रीद रहे हो, जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, वो लाइबिलिटीज़ है। और हर वो चीज़ जो आपके अकाउंट में पैसे ला रही है, जो आपको पैसा कमा के दे रही हैं, वो आपके एसेट है। इंसान को अपने एसेट पे काम करना चाहिए। इसने पहली दफ़ा मुझे बताया कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम, जो आप जाते हो तो आपको पैसा मिल रहा है, आप जॉब पे जाते हो आपको पैसा मिलता है, एक्टिव इनकम है। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे कोर्स बना दिए, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना दिए, आपने वेबसाइट्स बना दी, आपने ब्लॉग्स लिख दिए, आपने यूट्यूब चैनल बना दिए, आपने प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ दी, और वो आपके लिए पैसे, आप सोए हुए हैं वो पैसा बन रहा है। आपने बहुत सारी ऐसी मशीनें खरीद के आगे दे दी और वो आपका पैसा बना रही हैं। सो दीज आर द फॉर्म ऑफ एक्टिव पैसिव इनकम। पैसिव इनकम पे काम करेंगे तो पैसा जनरेट होगा, वो आपके ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक्टिव इनकम आपके लिए क्या करती है कि वो उसी वक्त पैसा देती है जब आप जॉब पे जाते हो। आप बीमार हो जाएं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम ऐसी स्ट्रीम्स हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स इंसान अपने लिए जनरेट कर सकता है कि वो उसके सोने पे, बैठने पे, कहीं टूर पे जाने पे खुद पैसा बनाए। तो जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने एसेट को पैसा कमाने पे लगा देते हैं। एसेट बनाते हैं, वो पैसा कमाने पे लगा देते हैं। उनके पास घर है तो रेंट आउट कर देते हैं। उनके पास गाड़ी है तो रेंट पे। उनके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो वो उसको किराए पे दे देंगे 1 लाख पे, या 50,000 में, 60,000 पे बड़ी बिल्डिंग को किराए पे दे देंगे, खुद 10,000 के मकान पे रहेंगे। तो वो ऐसा सोचते हैं। रिच पीपल हमेशा अपनी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम पे काम करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो अपने वो रिच डैड से भी पूछता है और पुअर डैड से पूछता है। रिच डैड से पूछता है कि मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ, ये क्वेश्चन है जो अपने रिच डैड से पूछता है। वो कहता है कि बिज़नेस करो, इन्वेस्ट करो, आप पैसिव इनकम पे काम करो। लेकिन उसका पुअर डैड उसे ये बताता है कि पीएचडी कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, जैसे मैंने पीएचडी की है। तो कभी भी आप पीएचडी से अमीर नहीं हो सकते, ज़्यादा पढ़ने से अमीर नहीं हो सकते। स्किल के साथ, पैसिव इनकम के साथ एसेट जनरेट करके, अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करके और अपने एसेट को मल्टीपल या ज़्यादा से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम जो पैसिव इनकम पे काम करती हूँ उस पर अगर काम करेंगे तो आप अमीर हो सकते हैं। रिच डैड और पुअर डैड आपको एक और दुनिया में ले जाएगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाएगा, फाइनेंशियल नॉलेज सिखाएगा, और ये बुक बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद एक और बुक है पीक्स एंड वैली बाय स्पेंसर जॉनसन, बड़ी अच्छी बुक है। इसमें एक बच्चा है जो ऊपर एक ओल्ड मैन को देखता है कि वो हमेशा पीक पे रहता है और मैं वैली पे। पीक और वैली एक मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट। पीक मीन व्हेन यू आर गुड टाइम, वैली मीन व्हेन यू आर इन डिप्रेस्ड टाइम, व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर बैड टाइम।
तो बैड टाइम और गुड बैड टाइम को मेटाफोरिकली बयान किया गया है और इसमें आप एक लेसन सीखते हैं कि आप जो शख्स ये सोच रहे हैं ना कि एक बंदा जो है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास ये है वो है, लेकिन कोई भी शख्स के पास हर वक्त हर चीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं, वो बड़े रिच हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो हार्ट के मरीज़ हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास जवानी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो यंग होंगे, जवान होंगे, एनर्जेटिक होंगे। तो हर इंसान के पास यानी पीक हर वक़्त नहीं रहती। कभी वो वैली में होता है, कभी पीक में होता है, कभी किसी के पास किसी न किसी चीज़ की कमी है। तो पीक्स एंड वैली हमें सिखाती है कि जो हम किसी के बारे में सोच रहे हैं ये हमारी सब्जेक्टिव थॉट है। हम बाज़ औक़ात अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं कि हमारे पास ये होगी चीज़ तो हम खुश हो जाएंगे, ये चीज़ होगी तो खुश हो जाएंगे, इस तरह होगा तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक सब्जेक्टिव थॉट है आपकी। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मेरे पास ये आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, आपने कंडीशन किया हुआ है। गाड़ी आ जाएगी खुश हो जाऊँगा, बिल्डिंग बन जाएगी खुश हो जाऊँगा, बाहर चला जाऊँगा खुश हो जाऊँगा, अमेरिका चला जाऊँगा खुश हो जाऊँगा, यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाऊँ भई हो गया। उसके बाद फिर वैसी कंडीशन, फिर एक और कंडीशन कर लोगे। तो इसी तरह लाइफ़ जो है वो अगर आप कंडीशनिंग करते जाओगे लाइफ़ में अपनी अपनी चीज़ों के साथ उसको कंडीशन, तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। खुशी हैप्पीनेस अंदर होती है और पीक्स एंड वैली भी हमें ये ही मैसेज देती है कि हर वक़्त हर इंसान पीक पे नहीं होता। अगर आप उसको पीक पे समझ रहे हो तो आप समझ रहे हो, उसके पास किसी न किसी चीज़ की कमी होगी। पीक्स एंड वैली गो साइड बाय साइड। तो आप इस बुक को पढ़ोगे, बड़ा एन्जॉय करोगे, बड़ा अच्छा राइटर है। इसने बुक लिखी है 1 मिनट मैनेजर भी इसने लिखी है। तो इस तरह थिंक एंड ग्रो रिच है बाय नेपोलियन हिल, बड़ी अच्छी बुक है और इस बुक के अंदर उसने ये 1937 में ये बुक लिखी थी और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि हियर राइटर एग्जामिन द साइकोलॉजी एंड पावर ऑफ थॉट, हाउ आवर ब्रेन गेट सक्सेस। हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह सक्सेस हासिल करता है और इसके बारे में बताई कुछ बहुत सारी चीज़ें। डिज़ायर को डिस्कस किया गया है। जितनी डिज़ायर होगी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप उतनी जल्दी चीज़ को हासिल कर लोगे। फेथ होना चाहिए आपके पास। जब आपके पास डिज़ायर हो, फेथ हो और एक चीज़ को आप बार बार करें तो खुद ऑटो सजेशन आता है, तो आप उसको करते हो। स्पेशलाइज्ड इमेजिनेशन की आपको ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज प्लानिंग की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है और परसिस्टेंस की ज़रूरत है। और यहाँ पे बात करता है परसिस्टेंस पे, वो बहुत ज़ोर देता है कि कोई चीज़ आप परसिस्टेंस रहते हैं तो फाइनली यू कैन गेट इट। थिंक एंड ग्रो रिच बड़ी अच्छी बुक है। इट शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसको सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए और इफ़ यू स्टडी ऑल दिस बुक यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आई होप you have learned a lot from all these short summaries, and I hope you will share with your friends. Stay blessed and have a nice day.